जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 का। क्या स्वर्गीय जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके कायम रख पाएगी राज्य में अपनी सत्ता, और क्या भाजपा से फिर होगा एआईएडीएमके का गठबंधन, या इस बार स्वर्गीय करुणानिधि के सुपुत्र एमके स्टालिन और कांग्रेस का गठबंधन करेगा मद्रास की राजनीति में बड़ा उलटफेर। किसके माथे सजेगा इस द्रविड़ राज्य का राज तिलक और किसे बैठना होगा विपक्ष की गद्दी पर। आज चुनाव हो तो किसे कितनी विधानसभा सीटें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। तमिलनाडु दक्षिण भारत के उन राज्यों में शुमार जहां इंदिरा युग के समय से ही गैर कांग्रेसी सरकारों के बनने का दौर शुरू हो गया था, और केंद्र की सत्ता के लिहाज से ये राज्य हमेशा से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 1944 में ईवी रामास्वामी यानी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया था, जो एक गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने पहली बार द्रविड़ नाडु यानी द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। देश की आजादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी नाम के इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे महाराज्यपाल और प्रथम भारतीय महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल थे। किसी समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए चाणक्य साबित हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज, जिनकी कृपा से 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हुई, ये भी 1954 से 1963 तक यानी 3 बार कुल 9 वर्षों के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। और फिर 1963 से 1967 तक चला कांग्रेस के एम भक्तवत्सलम का शासन, जो यहाँ कांग्रेस की अपने दम पर बनी अंतिम राज्य सरकार थी। इस समय ये राज्य मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। सन 1967 में यहाँ के मुख्यमंत्री बने द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, जो मद्रास स्टेट के अंतिम और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 1969 में मद्रास स्टेट का तमिलनाडु राज्य के रूप में पुनर्गठन हुआ। हालांकि तमिलनाडु राज्य बनने के बाद सीएन अन्नादुराई का शासन सिर्फ 20 दिनों तक चला, क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद डीएमके से ही बीआर नेदुनचेजियन 6 दिनों के लिए यहाँ के सीएम बने, और इनके बाद 10 फरवरी 1969 से शुरू हुआ एम करुणानिधि का पहला मुख्यमंत्रित्व काल। मात्र 14 वर्ष की आयु से ही राजनीति में प्रवेश करने वाले एम करुणानिधि राजनीति के काफी मंजे हुए खिलाड़ी रहे और तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी शख्सियतों में शुमार रहे। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी कई बार लगा, मगर डीएमके के राजनीतिक सूर्योदय के बाद से ही कांग्रेस कभी अपने दम पर इस राज्य में दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर सकी। एम करुणानिधि के 1971 से 1976 वाले मुख्यमंत्रित्व काल के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, और उसके बाद 1977 में पहली बार यहाँ एआईएडीएमके की सरकार आई, जिसके मुखिया बने मशहूर फिल्म अभिनेता एमजी रामचंद्रन। असल में एमजी रामचंद्रन ने भी किसी समय अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, जो बाद में अपने गुरु सीएन अन्नादुराई से प्रभावित होकर डीएमके का हिस्सा बने और पार्टी में कोषाध्यक्ष तक बने। मगर सीएन अन्नादुराई की मृत्यु के बाद एम करुणानिधि से विवाद के चलते एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर अपनी नई पार्टी एडीएमके बनाई, जिसका नाम फिर एआईएडीएमके हुआ। 30 जुलाई 1977 को एमजी रामचंद्रन यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो 3 कार्यकाल यानी वर्ष 1987 में उनकी मृत्यु तक यहाँ के सीएम रहे। इनकी मृत्यु के बाद 1988 में इनकी तीसरी धर्मपत्नी वीएन जानकी रामचंद्रन यहाँ की सीएम बनी, जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई। हालांकि ये शासन सिर्फ 23 दिनों तक रहा, जिसके बाद एक बार फिर यहाँ लगभग 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया, और फिर 27 जनवरी 1989 के दिन एक बार फिर एम करुणानिधि यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और ये शासन लगभग 2 वर्ष 3 दिनों तक चला, जिसके बाद 143 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर 24 जून 1991 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जयललिता पहली बार राज्य की सीएम बनी, जिन्होंने सन 1982 से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 1984 से 1990 तक राज्यसभा की सांसद भी रही थी। जयललिता को एमजी रामचंद्रन के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तमिलनाडु की जनता ने स्वीकार किया, और 1991 में जयललिता उर्फ अम्मा के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति की 2 बड़ी शख्सियतों एम करुणानिधि और जयललिता के बीच राजनीतिक मुकाबला देखने को मिला, जिसके तहत इस राज्य में भी
हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता चला गया। मगर सत्ता परिवर्तन का ये मिथक 2016 के विधानसभा चुनाव में टूटा और जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके ने दोबारा बहुमत हासिल कर लिया। 136 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके की जीत के साथ 2016 में जयललिता एक बार फिर यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले राज्य की 39 में से 37 लोकसभा सीटों पर एआईएडीएमके की जीत और फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के दोबारा सत्ता पर काबिज होने से जयललिता उर्फ अम्मा यहाँ की सबसे प्रभावशाली राजनेता बनकर उभरी, जो डीएमके और कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि 2014 में ये दोनों ही दल अकेले मैदान में उतरे और राज्य की 39 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। तो वहीं पीएमके और भाजपा को एक एक लोकसभा सीटों पर उस वक्त जीत मिली। मगर 5 दिसंबर 2016 को जयललिता उर्फ अम्मा के निधन से तमिलनाडु राज्य के साथ ही एआईएडीएमके को भी काफी बड़ा झटका लगा। जयललिता के निधन के बाद पार्टी में इनके उत्तराधिकारी के रूप में उस वक्त श्रीमती शशिकला नटराजन उर्फ चिन्नम्मा का नाम सामने आया। इस कड़ी में ओ पनीरसेल्वम यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 71 दिनों के शासन के बाद निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और शशिकला का नाम विधायक दल की नेता के तौर पर आगे भी बढ़ा दिया। मगर इसके बाद भी शशिकला के मुख्यमंत्री बनने पर संशय लगातार बरकरार था। सुर्खियों में खबर ये थी कि एआईएडीएमके के विधायकों का काफी बड़ा धड़ा शशिकला को जयललिता की राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में कतई नहीं था, जिसके चलते पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ने लगी। विपक्ष में 89 विधायकों के साथ बैठी डीएमके के लोगों ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, जिससे राज्य का सियासी पारा और भी चढ़ गया। एआईएडीएमके के 40 से ज्यादा विधायकों के बगावत करने की संभावना की खबर ने राज्य सरकार के पैरों तले जमीन हिला डाली। असल में एआईएडीएमके के विधायकों का शशिकला पर भरोसा न करने के पीछे कारण ये था कि 2011 में शशिकला पर जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश का बेहद गंभीर आरोप लगा था। आरोप था कि शशिकला जयललिता की हत्या के बाद अपने पति नटराजन को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती थी। इतना गंभीर आरोप लगने के चलते जयललिता ने शशिकला को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हालांकि बाद में शशिकला ने उनसे माफी मांगी और जयललिता ने उन्हें माफ कर दिया था, मगर इस घटनाक्रम के बाद से एआईएडीएमके का एक बेहद बड़ा धड़ा शशिकला को जयललिता का राजनीतिक उत्तराधिकारी न स्वीकारने का मन बना चुका था। साथ ही जयललिता उर्फ अम्मा की भतीजी दीपा जयकुमार ने भी शशिकला को अविश्वसनीय इंसान कहा था, जिससे इस मसले ने और भी तूल पकड़ ली थी। हालांकि उसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को 4 साल की सजा होने और 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगने के चलते एआईएडीएमके में चल रहा वो विवाद शांत हो गया और सरकार गिरने की अटकलें लगना बंद हो गई। साथ ही ईके पलानीस्वामी का भी मुख्यमंत्रित्व काल शुरू हो गया। मगर अगले ही वर्ष यानी 2017 में एक बार फिर राज्य सरकार में अस्थिरता और एआईएडीएमके में गुटबाजी तब उभर कर सामने आई, जब जेल में बंद शशिकला नटराजन के भतीजे टीटीवी दिनाकरण ने एआईएडीएमके के 19 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर डाली। असल में दिनाकरण गुट पलानीस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई वाले 2 प्रमुख गुटों के विलय के बाद पार्टी में खुद को अलग थलग किए जाने से परेशान था। कहा जाता है कि शशिकला नटराजन को पार्टी महासचिव पद से हटाए जाने के बाद से ही दिनाकरण गुट का सरकार में हस्तक्षेप काफी कम हो चुका था, जिसके चलते दिनाकरण एआईएडीएमके में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। दिनाकरण द्वारा किए गए इस राजनीतिक खुराफात के बाद एआईएडीएमके से उन्हें निष्कासित कर दिया गया और उनके समर्थक 18 विधायकों को भी विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दे दिया। इसके बाद दिनाकरण गुट को दूसरा झटका तब लगा जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही करार दे दिया। मगर दिसंबर 2017 में स्वर्गीय जयललिता के गृह क्षेत्र आरके नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एआईएडीएमके के बागी दिनाकरण निर्दलीय मैदान में उतरे और लगभग 41,000 मतों के बेहद बड़े अंतर से जीत गए। इस जीत के बाद से ही दिनाकरण के नई पार्टी बनाने के कयास भी लगने शुरू हो गए थे और आखिरकार 15 मार्च 2018 को टीटीवी दिनाकरण ने एएमएमके यानी अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों के बावजूद राज्य की एआईएडीएमके सरकार संख्या बल के लिहाज से तो सुरक्षित थी, मगर इस इतनी बड़ी गुटबाजी से पार्टी को जमीन पर नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा था, जो हुआ भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 जब सारे देश में मोदी लहर चली, उस वक्त भाजपा का समर्थन करने वाली एआईएडीएमके को राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से मात्र 1 सीट पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों का गठबंधन यानी यूपीए को राज्य की 39 में से 38 लोकसभा सीटों पर बेहद प्रचंड जीत मिली, जिसमें मुख्य रूप से उभर कर आए डीएमके प्रमुख व एमके करुणानिधि के सुपुत्र एमके स्टालिन। और अब बारी है विधानसभा चुनाव 2021 की।
फिलहाल की बात करें तो राज्य में मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके भाजपा और डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच देखने को मिलने वाला है, ये तय है। हालांकि एआईएडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर काफी खटपट देखने को मिल रही है। यूपीए जिसमें डीएमके, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य दल शामिल थे, इनकी बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य की 234 विधानसभा सीटों में यूपीए को करीब 52.39% मतों के साथ 218 विधानसभा सीटों पर बम्पर बढ़त मिली। तो वहीं एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन को 31.26% मतों के साथ मात्र 13 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली और पीएमके को मात्र 3 विधानसभा सीटों पर। यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम एआईएडीएमके के लिए काफी बड़ा झटका और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से खतरे की घंटी साबित हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मुद्दों का काफी बड़ा अंतर होता है और शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में डीएमके की इतनी बड़ी जीत के बावजूद पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी को डीएमके के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए हायर किया है, जिससे यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण की कि अगर तमिलनाडु में आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किसे कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें कि ये विश्लेषण कई नए पुराने चुनावी आंकड़ों, स्थानीय अखबारों और राज्य स्तरीय पत्रकारों की रिपोर्ट्स के साथ ही स्थानीय चुनावों, उपचुनावों और कई और प्रमुख मुद्दों पर आधारित है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हमारे द्वारा किए गए विश्लेषणों के आंकड़े हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में एकदम सटीक बैठे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मत प्रतिशत की। हमारे विश्लेषण के हिसाब से अगर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को मिलने वाले मत प्रतिशतों की बात करें तो वो आंकड़े कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। डीएमके, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य दलों के गठबंधन यानी यूपीए का वोट प्रतिशत हो सकता है 42 से 45%। एआईएडीएमके, भाजपा और अन्य दलों के गठबंधन का वोट प्रतिशत हो सकता है 36 से 39%। वहीं टीटीवी दिनाकरण जो शशिकला खेमे के हैं और एआईएडीएमके के बागी हैं, इनकी पार्टी एएमएमके को मिल सकते हैं 5 से 7% मत और करीब 4 से 6% मत कमल हसन की पार्टी एमएनएम के खाते में जा सकते हैं। यानी ये साफ देखा जा सकता है कि एआईएडीएमके के बागी व स्वर्गीय जयललिता की सीट आरके नगर से विधायक दिनाकरण की पार्टी एएमएमके को मिलने वाले 5 से 7% मत एआईएडीएमके के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से बात करें तो यूपीए के खाते में जा सकती हैं लगभग 148 से 152 विधानसभा सीटें। जी हां, स्पष्ट बहुमत यूपीए को मिल सकता है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती है 70 से 78 विधानसभा सीटें और अन्य को मिल सकती है 4 से 16 विधानसभा सीटें, जिसमें एएमएमके, एमएनएम और अन्य दल शामिल हैं। यानी स्पष्ट बहुमत डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना है। हालांकि ये भी साफ है कि चाहे भाजपा एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करे या ना करे, मगर इस बार भाजपा राज्य में पिछले बार मिली 0 सीटों के मुकाबले निश्चित ही खाता खोलने और प्रदर्शन में सुधार करने के साथ ही मत प्रतिशत में भी इजाफा कर सकती है, क्योंकि इस बार भाजपा काफी सतर्क दिखाई दे रही है और अन्य दलों के कुछ नेताओं को भाजपा ने पार्टी में शामिल भी किया है। साथ ही भगवान मुरुगन के नाम पर भाजपा द्वारा किए जा रहे धार्मिक कैंपेन भी कुछ हद तक पहली बार भाजपा के पक्ष में काम कर सकते हैं। वहीं ये भी कड़वी सच्चाई है कि अगर फिल्म अभिनेता रजनीकांत अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते तो ये एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता था। यानी रजनीकांत का राजनीति में न उतरने का फैसला इन दोनों ही दलों के लिए बेहद राहत पहुंचाने वाली खबर है। दूसरी ओर फिल्म अभिनेता कमल हसन ने भी अभी से ही राज्य में चुनावी प्रचार शुरू कर अपनी पार्टी एमएनएम के लिए सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2019 में एमएनएम को मात्र 3.77% वोट मिले थे, जो फिल्म अभिनेता कमल हसन के लिए काफी बड़ा झटका साबित हुआ था। हालांकि कमल हसन की पार्टी अब तक ऐसी कोई बड़ी सियासी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकी है, मगर ये बात भी सही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे काफी अलग होते हैं। तो इस विश्लेषण से ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले एआईएडीएमके के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार है, मगर फिलहाल की स्थिति में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और कांग्रेस व कम्युनिस्टों समेत डीएमके के सहयोगी दलों वाला गठबंधन एआईएडीएमके पर काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि चुनाव में अभी कुछ महीनों का समय और बाकी है, तो ऐसे में ये भी संभव है कि राज्य में कई सियासी उठापटके देखने को मिले और चुनाव करीब आते आते इन आंकड़ों में कई तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिले। क्योंकि एक तरफ जहां शशिकला खेमे और टीटीवी दिनाकरण की नई पार्टी एएमएमके ने जमीन पर एआईएडीएमके की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं, तो वहीं एमके स्टालिन के बड़े भाई
एम के आलागिरी की बगावत भी उनके लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि जमीनी सूत्र ये कह रहे हैं कि एम के आलागिरी न ही भाजपा में शामिल होंगे, न खुद की पार्टी को मैदान में उतारेंगे। इसके बजाय वे डीएमके में वापस आने पर भी विचार कर रहे हैं। खैर, आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।